हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म शीतल ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अगले सेशन में लाने वाला हूँ वर्णिका का पांचों पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप ये पांचों पार्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये 15 अंक आपको कोई नहीं रोकेगा। तो ध्यानपूर्वक ये क्वेश्चन एकदम लाइन बाई लगाते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। तो चलिए हम बिना कुछ देरी किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं एकदम धमाकेदार तरीके से। उससे पहले जान लीजिए, मैं परीक्षा 2027 मैट्रिक परीक्षा जो 2027 है उसकी पूरी तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है। और मैं इस सेशन में लाया हूँ संपूर्ण वर्णिका का जो हमारा पांचों पार्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एकदम धमाकेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हूँ। अगर एक आप कर लेते हैं तो इससे 15 अंक आपको कहीं नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकेगा। तो हर एक चैप्टर से मैंने 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया है और वही आज के सेशन में करवाने वाला हूँ। तो चलिए हम बिना कुछ देरी किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का हमारा नाम है दही वाली मगम्मा। चैप्टर का क्या नाम है? दही वाली मगम्मा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 है। टोटल हमारा 5 चैप्टर है। उस 5 चैप्टर को हम एकदम धमाकेदार तोड़ते फोड़ते चलेंगे आगे तरफ। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है हमारे दही वाली मगम्मा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप पढ़े होंगे तो एकदम मज़ा आ गया होगा पढ़ के। तो चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, फटाफट लगाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी के रचयिता कौन है? इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक हैं श्रीनिवास दास जी है इस चैप्टर का लेखक। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन दूसरी की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी? मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा दही बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दही वाली मगम्मा कहानी के अनुवादक कौन है? तो इस कहानी के अनुवादक है वी आर नारायण। क्या है? वी आर नारायण इस पाठ के अनुवादक है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रगप्पा कैसा आदमी था? जो रगप्पा था वो कैसा आदमी था? तो रगप्पा था जुआरी व्यक्ति था, बदमाश था और लंपट था, यानी इसमें से सभी। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का। नेक्स्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि मगम्मा अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था? मतलब मगम्मा और जो उनकी बहू थी उसको किससे लेकर विवाद था? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पोते को लेकर उनके दोनों के बीच विवाद था, झगड़ा था। यानी बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो मगम्मा जो थी वो केरल में दही बेचा करती थी। किस शहर में? केरल में। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 नंबर। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको पाठ अच्छे से पढ़े होंगे तो एकदम सिंपल सा आपको क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ अटपटांग नहीं दिया है। जो आप कहानी में पढ़े हैं वहीं आपको इसमें रियल में दिया है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि मगम्मा का किससे विवाद था? तो मगम्मा का विवाद अपने बहू से था। किस बहू से? और किसको लेकर विवाद था? तो उनके पोते को लेकर विवाद था। किसको लेकर? पोते को मतलब पोते के लिए उन दोनों के बीच विवाद था। यानी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे मगम्मा वर्षों से किस विधि से दही दिया करती थी? मगम्मा जो थी वो वर्षों से किस विधि से दही दिया करती थी, यानी बेचा करती थी? मतलब वो किस से, बाल्टी से या कटोरी से या किस से, ग्लास से, किस से मतलब वो दही बेचा करती थी, दही देती थी लोगों को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बारी से। किससे? बारी से। आप लोग देखे होंगे वो नारियल आता है तो नारियल का कटा हुआ आधा भाग जो होता है नारियल का, पहले के ज़माने में लोग इससे आटा मतलब काट आटा काटने ओढ़ने के लिए रखा करते थे, यही इसी का इस्तेमाल करते थे। तो यही जो जो होता है इसी को क्या बोलते हैं? बारी बोलते हैं। ये थोड़ा कटोरा टाइप का होता है, नारियल का कटा हुआ आधा भाग।
उसी को क्या बोलते हैं, बारी से। तो मगम्मा किससे दही दिया करती थी, बारी से, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मगम्मा किस कहानी की प्रमुख पात्रा है। तो मगम्मा, दही वाली मगम्मा, यही पाठ की ये प्रमुख पात्रा है। 9 का हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं, आपको देख रहे हैं कितना क्वेश्चन करने में मजा भी आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे, बहू ने किस बात पर मगम्मा के अपनी पिटाई कर दी। मतलब बहू ने किस बात पर मगम्मा के किसकी पिटाई कर दी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पोते को। क्या होगा, पोते को, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11 नंबर, कि मगम्मा ने ब्याह में बहू को क्या दिया था। मतलब मगम्मा ने ब्याह ब्याह में बहू को क्या दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कर्णफूल और कड़े और झुमकी, इसमें से सभी ये तीनों दिया था उनके विवाह में, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमराई का कुआं कहाँ है। तो अमराई का कुआं है रास्ते में। जो मगम्मा जो दही बेचा करती थी, जिस रास्ते से जाती थी दही बेचने, उसी रास्ते में एक कुआं पड़ता था। तो इसी के लिए इस कुआं का नाम क्या है, अमराई का कुआं, अमराई का कुआं, यानी ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा इस तरफ, मतलब क्वेश्चन आएगा कि रगम्मा के गांव का कुआं का क्या नाम था। यानी ये ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है कि दही वाली मगम्मा में कुआं का क्या नाम था। तो क्या आंसर डालिएगा, अमराई का कुआं, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 13 नंबर, कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुवादित कहानी है। तो ये अनुवादित कहानी है कन्नड़ से, यानी केरल में कन्नड़ भाषा बोलते हैं, यानी कन्नड़ से अनुवादित ही हिंदी में अनुवाद किया गया है इसको, ठीक है। यानी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का है, शादी के बाद मगम्मा का कौन कौन अपना अलग रहता था। मतलब शादी के बाद मगम्मा से कौन अलग रहा करता था। तो इसका राइट आंसर होगा बेटा, बेटा इससे अलग होकर रहा करता था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति रगम्पा था। क्या था, रगम्पा था, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शहरों में रोज आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेने को कहते हैं। मतलब जो शहर में जो कोई भी सामान देता हो, तो जैसे दही देना और महीने बाद, मतलब कोई आप सामान दिए और महीने बाद पैसे लिए, तो उसको क्या कहा जाता था। तो इसको कहा जाता था बारी। क्या कहा जाता था, बारी, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म, ध्यान रखिएगा, इनका जन्म हुआ था कोलार में। कहाँ हुआ था, कोलार में, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम था मस्ती वेंकटेश अयंगार। क्या था, मस्ती वेंकटेश अयंगार, यानी बी हमारा करेक्टर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। तो बहू ने सास से समझौता इसलिए कर लिया, क्यों, मतलब कैसे कर लिया। तो इसे प्रेम से कर लिया, और किसके चलते कर लिया। तो पोते के चलते कर लिया, ठीक है, पोते के चलते। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास दास का जन्म कब हुआ था। तो जो श्रीनिवास जी थे उनका जन्म हुआ था 6 जून 1891 में। 6 जून 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आपका इस चैप्टर में 20 में से कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताएं। 20 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर के तरफ बढ़ते हैं, चैप्टर 2। तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2, और पाठ का क्या नाम है, ढहते विश्वास। पाठ का नाम है ढहते विश्वास। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इस चैप्टर से।
चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ का रचयिता कौन है? तो ढहते विश्वास शीर्षक पाठ का रचयिता है सातकोड़ी हेता। कौन है? सातकोड़ी हेता। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास ढहते विश्वास शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र लक्ष्मी है। क्या है? लक्ष्मी। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का है कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी के संपादक है राजेंद्र प्रसाद। क्या है? राजेंद्र प्रसाद। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं कि लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? जो लक्ष्मी का पति था वो कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मी का पति कलकत्ता में नौकरी करता था। कहाँ? कलकत्ता में। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ढहते विश्वास कैसी कहानी है? तो जो ढहते विश्वास है वो उड़िया की कहानी है। कैसी है? उड़िया की कहानी। यानी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी का जो बड़ा लड़का था, बड़ा बेटा था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था अच्युत। क्या था? अच्युत। यानी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है। जो विपत है वो अकेले न आकर संगियों और साथियों के साथ आती है। तो यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह जो पंक्ति है वो ढहते विश्वास की पंक्ति है। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर देखते हैं कि बाढ़ की समस्या किस कहानी में दिखाई गई है? तो बाढ़ की समस्या जो थी वो ढहते विश्वास की कहानी में बताई गई थी। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर कि गांव के लड़कों को इकट्ठा कर गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? तो जो गुणनिधि था वो स्वेच्छा सेवक दल की दल था, वो उसका गठन किया था। कैसा? किस दल का गठन किया था? स्वेच्छा सेवक दल की गठन किया था। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लक्ष्मी के ससुर किस बांध के कारण सॉरी लक्ष्मी के ससुर किस बांध में काम करते समय पत्थर से दबकर शहीद हो गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा हीराकुंड बांध जो था उसी के पत्थर में दबकर इनकी इनकी ससुर जी की मृत्यु हो गई थी। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कट कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा ययाति केसरी ने। क्या होगा? ययाति केसरी ने। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी का पति जो था उनका क्या नाम था? तो लक्ष्मी का पति का नाम था लक्ष्मण। क्या था? लक्ष्मण। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर कि पूर्वज लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? जो लक्ष्मी के पूर्वज थे वो लक्ष्मी के लिए कितना खेत छोड़ गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 1 बीघा। 1 बीघा यानी 20 कट्ठा। 20 कट्ठा। 1 बीघा को हमारे देहाती भाषा में 20 कट्ठा बोलते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर कि किस किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो लक्ष्मी का जो घर था वो किस नदी के बांध के नीचे था? तो इसका राइट आंसर होगा देवी नदी के ठीक है, देवी नदी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है कि कौन अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है? तो इसका राइट आंसर होगा विपत। विपत जो एक विपत, इसका कहने का अर्थ आप लोग समझ रहे हैं। कहने का यही मतलब है कि एक विपत आता नहीं है, एक विपत सही से खत्म नहीं होता तब तक दूसरा विपत कपार पर आ जाता है।
तो इसी का कहने का मतलब है कि जब अकेले ना आकर संगी साथियों के साथ आती है, वो तो विपत तो आती है, तो विपत के ऊपर भी विपत आ जाता है। एक विपत खत्म नहीं तब तक दूसरी विपत आ पड़ी। इसी को बोलते हैं संगी साथियों के साथ आती है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनिधि अभी अभी कहाँ से लौटा है? तो गुणनिधि अभी अभी कहाँ से लौटा है? तो कटक से लौटा है। कहाँ से? कटक से। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पूरा दिन खत्म होने के बाद बाढ़ का पानी सुबह तक कहाँ पहुंच चुका था? तो इसका राइट आंसर होगा एरसमा। एरसमा एक जगह का नाम है, उसी को बोला गया। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको से मतलब सचेत करता है, कौन सूचना देता है कि भागो, हल्ला कर रहा है कि भागो भागो बाढ़ आ चुका है? तो इसका राइट आंसर होगा गुणनिधि और अच्युत, शंकर और मकरा और चंद्रा। ये पांचों व्यक्ति थे जो कि टीले पर बैठकर बाढ़ आने की मतलब राह देखते हैं। अगर जैसे ही बाढ़ आता है तो वो सचेत करते हैं, सूचना देते हैं सभी गाँव वासियों को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसमें एक और क्वेश्चन बना देता है कि बाढ़ आने की राह को की मतलब आने की राह देख रहे थे, उसमें से कितने व्यक्ति मतलब कितने बच्चे व्यक्ति जो थे वो बाढ़ आने की राह देख रहे थे, मतलब सूचना देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाँच। पांच जो लड़के थे, गुणनिधि, अच्युत, शंकर, मकरा और चंद्रा, इन्हीं पांच बच्चों थे जो कि सचेत करते थे। ठीक है। 19 नंबर देखते हैं कि बार बार विश्वास करके कौन ठगा जा चुका है? तो इसका राइट आंसर होगा इंसान। इंसान जो बार बार विश्वास करके बार बार ठगा जा रहा है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो सात कोड़ी होता का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ इस चैप्टर का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट रहा। आपका 20 में से कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताएं। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर 3 की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर 3 का नाम है हमारा माँ। बहुत इमोशनल कहानी है। ठीक है, बहुत इमोशनल कहानी है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है। तो ये चैप्टर 3 है और पार्ट का नाम है माँ। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माँ शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका प्रमुख पात्र है वो मंगू है। कौन है? मंगू। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि वीडियो जानते हैं लंबा हो जाता है और अपलोड होने में मैक्सिमम 1 से 2 घंटा लग जाता है। ठीक है। 1 से 2 घंटा 5G फ़ोन होने के बाद भी 1 से 2 घंटा अपलोड होने में लग जाता है। अगर हम 30 मिनट का वीडियो बना दें ना, 30 मिनट का वीडियो बना दें तो 400 MB का हो जाता है। 400 MB का हो जाता है। अगर हम 1 घंटा का एक पहले मेरा लेक्चर देखे होंगे जिसमें मैंने संपूर्ण गद्य खंड का गद्य खंड का वीडियो बनाया था। ठीक है। गद्य खंड का वीडियो बनाया था, 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो हुआ था। पता है आपको कितना MB का हुआ था वो? पता है? वो हुआ था 840 MB का हुआ था। 840 MB का। उसको अपलोड करने में मेरे को पता है कितना टाइम लगा था? मेरे को टाइम लगा था 2 घंटा 16 मिनट लगा था। 2 घंटा 16 मिनट, तो समझ जाइए कितना थोड़ा मुश्किल होता है वीडियो अपलोड करने में। इसलिए थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाते हैं। बाकी अगर लाइव चालू हो जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जितना मन उतना पढ़ाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है लाइव में। इसीलिए लाइव का यही फ़ायदा होता है। ये ज़्यादा ताम झाम नहीं होता, लाइव कराओ अपने ऑटोमेटिक वीडियो अपलोड हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा ताम झाम उसमें नहीं होता है। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए कि मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कारागार का। कारागार का। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर देखते हैं कि माँ किस भाषा से अनुवादित कहानी है? ये जो पाठ है वो किस भाषा से अनुवादित कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो गुजराती। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर की मंगू जन्म से क्या थी। तो मंगू जो थी वो जन्म से ही पागल थी, जन्म से ही पागल थी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि माँ को कितनी पुत्रियाँ थी। तो माँ का जो पुत्री थी वो कितनी थी। इसका राइट आंसर होगा 2, यानी बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर कि माँ की कितनी संतानें थी। तो माँ की पूरी संतानें, सॉरी, माँ की पूरी संतान 4 थी, 4, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर की मंगू कब से पागल था। तो जो मंगू था वो जन्मजात से यानी जन्म से ही पागल था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि माँ कहानी के रचयिता कौन है। तो माँ कहानी का रचयिता ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर, डी हमारा करेक्ट आंसर का ध्यान रखिए। ये मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवियों को कहाँ रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा अलग, अलग, यानी सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा अगहन का, क्या होगा, अगहन का माँ, यानी डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसके जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। मतलब किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, नहीं किया। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा माँ ने, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन करें कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया। तो इसका राइट आंसर होगा बड़े पुत्र को बुलाया, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर कि ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार थे। तो जो ईश्वर पेटलीकर थे वो गुजरात के लोकप्रिय कथाकार थे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर है कि शहर के कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली गांव की एक लड़की पागल हो गई थी, उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था कुसुम, क्या नाम था, कुसुम, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, सॉरी कितना नंबर था, 14 नंबर, कुसुम हमको लग रहा है सही है, चलिए कुसुम राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। तो मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ पता है क्या मानती थी, छुटकारा मानती थी। क्या, छुटकारा, यानी कि चलो इससे तो छुटकारा हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इमोशनल कहानी है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन करें कि मंगू की बड़ी बहन कौन थी। तो जो मंगू की बड़ी बहन थी उसका नाम था कम्मू, क्या नाम था, कम्मू, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि मंगू गूंगी है पर डैश नहीं है, क्या नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा बहरी नहीं है, गूंगी है लेकिन बहरी नहीं है, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे माँ शीर्षक कहानी को किसने संपादित एवं अनुवादित किया है। तो इसका राइट आंसर होगा गोपाल प्रसाद नगर ने, क्या, गोपाल प्रसाद नगर ने, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मजिस्ट्रेट से ऑर्डर किस लिए प्राप्त किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा अस्पताल में भर्ती के लिए, अस्पताल में भर्ती के लिए, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा खून की सगाई, खून की सगाई, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ इस चैप्टर का भी 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आपका 20 में से कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताएं। आप लोग कमेंट नहीं करते इसीलिए थोड़ा मोटिवेट नहीं मिलता है, तो थोड़ा कमेंट कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए। ये मात्र इतना घंटा का वीडियो बना रहे हैं, व्यू कितना आ रहा है, 10 से 15, इससे क्या होगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा तो सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो चैप्टर 4 का नाम है हमारा नगर, पाठ का नाम है हमारा नगर, क्या नाम है, नगर। चलिए हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन लगाइए, आप लोग क्वेश्चन लगाइए, तो थोड़ा देर पानी पी लेते हैं, बस 2 सेकेंड।
हाँ तो चलिए फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहे हैं कि नगर कहानी के लेखक कौन है। जो नगर है वो कहानी के लेखक कौन है। तो नगर कहानी के लेखक है एम रंग रंग राजन। क्या है। एस रंग राजन, सॉरी, एस रंग राजन। नाम देखिए, एस रंग राजन। ठीक है, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है। जो नगर कहानी है उसके अनुवादक कौन है। तो दूसरा का आंसर हो जाएगा के ए जमुना। के ए जमुना, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है, स्पीड बढ़ाते हैं कि नगर शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन सा है। मतलब जो नगर कहानी है उसका प्रमुख पात्र कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा पाप पपाती। नाम थोड़ा क्या बोलते हैं, अटपटांग है। क्या नाम है। पपाती। पपाती नाम है। पपाती नाम है। चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पपाती किस रोग से ग्रसित थी। जो पपाती थी वो किस रोग से ग्रसित थी। तो मेनिंजाइटिस। क्या है, मेनिंजाइटिस। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर है कि पपाती की उम्र क्या थी। पपाती की जो थी उम्र क्या थी। तो पपाती की उम्र थी 12 वर्ष। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है कि बलील अस्माल किस गांव से आई थी। जो बलील अस्माल थी वो किस गांव से आई थी। तो क्या मुंडा डिप्टी। क्या है, मुंडा डिप्टी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम थोड़ा इस चैप्टर में बहुत उत्पटांग है। ठीक है, आगे है नगर किस भाषा की कहानी है। तो नगर जो है वो तमिल भाषा की कहानी है। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पहले दिन पपाती को क्या था। तो पहले दिन पपाती को बुखार था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर कि बली अस्पताल नींद में से क्या नहीं। जो बली, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, कि बली अस्माल नींद में से क्या नहीं जानती थी। तो इसका राइट आंसर होगा पढ़ना नहीं जानती थी। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पपाती किस पर लेटी हुई थी। तो पपाती जो थी वो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है कि पपाती बेहोश सी क्यों पड़ी थी। तो पपाती जो बेहोश थी वो तेज बुखार के कारण पड़ी थी। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि बल्ली जो है वो बल्ली अस्माल ने बेटी के ठीक होने के लिए किस मंदिर में रेजगारी भर। थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, अजीब अजीब सा इसमें वर्ड आता है। 2 सेकंड के लिए टाइम दीजिए और रिलैक्स होने दीजिए। मेरे को बहुत गर्मी हो रहा है, पंखा बंद करके वीडियो शूट कर रहे हैं ना, दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि बल्ली अस्माल ने बेटी के ठीक होने के लिए किस मंदिर में रेजगारी भरकर भेंट करने की मन्नत मांगती थी। मन्नत मांगा। तो इसका राइट आंसर होगा वेदी श्रवण। क्या है, वेदी श्रवण। ठीक है, वेदी श्रवण। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे कि बली अस्माल का सिर अस्पताल में क्यों चकराने लगा। तो इसका राइट आंसर होगा वह सुबह से भूखा था। क्या था, वो सुबह से भूखी थी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुजाता अपनी रचना शैली एवं किस चीज के लिए जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा विषय। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पपाती किस कहानी की पात्रा है। तो वो नगर पाठ की पात्रा है। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइकिल रिक्शा किस ओर बढ़ा जा रहा था। तो जो साइकिल रिक्शा था वो सड़क के पार बढ़ा जा रहा था। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बली अस्माल की लड़की का क्या नाम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगम्पा, रगम्पा। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18 नंबर कि अस्पताल के सभी डैश एक जैसे थे। तो अस्पताल के सभी नर्स एक जैसे थे। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि एन एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? तो एस रंगराजन जी थे, वो श्रीनिवास जी का पूरा नाम था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो जो सुजाता का जन्म हुआ था वो हुआ था 1935, 3 अप्रैल 1935। इस तीनों में मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, चलिए थोड़ा सा हिंट लेते हैं, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इसका राइट आंसर होगा सी, 3 मई 1935। थोड़ा सा डाउट था मेरे को इसी में, ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ इस चैप्टर का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आपका कितना सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए हम चैप्टर 5 और लास्ट चैप्टर की तरफ बढ़े। तो लास्ट पार्ट है हमारा 5। पार्ट का नाम है धरती कब तक घूमेगी, सॉरी, धरती कब तक घूमेगी। तो चलिए अब इसका ऑब्जेक्टिव लाइन बाय लाइन चलते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट आंसर बताइए कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो यह जो कहानी है वो सांवर दैया, ठीक है, सांवर दैया, नाम देखिए कितना खतरनाक है, नाम है सांवर दैया, सांवर दैया। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर कि सांवर दैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार है? तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थानी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन करेगा सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो जो सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सीता के कितने लड़के थे? तो सीता के 3 लड़के थे, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे बहुत सिंपल सिंपल सवाल पूछता है कि सवाल किस चीज का है? तो राइट आंसर हो जाएगा खेती का, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी, यह कैसी कहानी है? तो धरती कब तक घूमेगी यह एक सामाजिक कहानी है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन करेगी क्या सब कुछ बात बता देती है? तो आंखें जो है वो सब कुछ बता देती है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस बेटे के भीतर क्रोध का बवंडर उठ रहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैलाश, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 9 नंबर की बीजू की पत्नी का क्या नाम था? तो बीजू का पत्नी का नाम था पुष्पा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 10 नंबर की नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो जो नारायण था उसका पति का नाम था भौरी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आइए किसकी पत्नी ने दाल का हलवा बनाया था? किसकी पत्नी जो थी वो दाल की हलवा बनाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा कैलाश की, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सीता, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत अनंत नहीं है, मतलब आकाश का कोई अंत ही नहीं है, वो अनंत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 13 का राइट आंसर होगा सीता को, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सीता रुआसी क्यों हो रही थी? तो इसका राइट आंसर होगा अपना काल ओढ़ना देखकर, अपना काला ओढ़ना देखकर, सॉरी, अपना काला ओढ़ना देखकर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीता का कौन लड़का हमेशा चुप रहता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजू, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 16 नंबर की नहर नाहर सिंह जी वाले दिन खाना खाते हुए सीता को क्या बिल्कुल फीकी लगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लपसी, लपसी उसको फीकी लगी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सीता को किसने रसमलाई भेजी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायण की पत्नी ने, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी बात थी कि सीता के चारों ओर खुली डैश थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा,
चारों ओर खुली हवा थी, यानी ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है कि सांवर दैया किस पाठ की कथाकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है कि सीता के हाथ में अब क्या नहीं था, तो इसका राइट आंसर होगा मरना, बी हमारा करेक्ट आंसर हुआ। और इसी के साथ हमारा चैप्टर इस सेशन टोटल एंड रहा। तो आपका 20 में से कितना सही हुआ कमेंट में बताइए। तो चलिए हम कुछ इम्पोर्टेंट बात बताते हैं आप लोग को। तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे लिए बहुत खुशी की बात है ये कि हमारा टोटल जो हिंदी का बुक है वो हुआ कंप्लीट। क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अगले सेशन में हम लाने वाले हैं टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए हम डिस्कस करते हैं। हम लाने वाले हैं हम लाने वाले हैं गद्य खंड का, ठीक है, गद्य खंड का चैप्टर 1 से लेकर 5 तक, ठीक है, चैप्टर 1 से लेकर 5 तक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या लाने वाले हैं? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हम उन्हीं क्वेश्चन को लाएंगे, मैंने बार बार बताया है, जो कि हमको पूरी संभावना है कि 2027 के बोर्ड एग्जाम में 100% आए। तो हम उन्हीं क्वेश्चन को खासकर डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में उसी को हम लेकर आने वाले हैं। तो एक बार कमेंट में क्या लिखिएगा आप लोग? कमेंट में रेड हट भेजिएगा कि हमारा टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन हुआ समाप्त। हम एक प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं, उसमें आपको टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्लेलिस्ट दिख जाएगा। आपको जब देखना होगा तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा टोटल बुक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट एकदम नया अंदाज के साथ। तब तक बाय बाय, लव यू।